क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन मुक्ति। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं? अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया। अथवा प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां। उत्तर देखते हैं। फर्स्ट है सावधानियां क्या हैं। फर्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना। नंबर 2 है तंत्रियों के प्रयोग का सही प्रकार ज्ञान देना चाहिए। नंबर 3 है मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए। 4 है प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। 5 है शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की भावनात्मकता को बनाए रखना चाहिए। 6 है छात्रों को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। छात्र प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का है डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है हेडिंग है डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहली है इस पद्धति के अनुसार बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। नंबर 2 है इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 3 है इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक स्तरों तथा रुचियों के छात्र अपनी इच्छा, सुविधा तथा गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ी भी उनसे हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि परीक्षा में कोई भी पेपर हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तब भी उसके विषय में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ताकि आप लिख दीजिएगा कुछ। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तभी उस क्वेश्चन में बना के अपने पास से लिख दीजिए, ताकि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे तो अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनके सारी हेडिंगें आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि अगर आप लोगों के समय के अभाव में आप हेडिंग जो क्वेश्चन है अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उनकी हेडिंग भी डाल देंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ लिख देंगे उन्हीं के विषय में, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 का है ग्राम शिक्षा समिति क्या है। ग्राम शिक्षा समिति क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। उत्तर है ग्राम शिक्षा समिति का संगठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयों को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन जाता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है जो विद्यालय प्रबंधन में अपना दायित्व निभाती है। ग्राम शिक्षा समिति की संगठन प्रक्रिया निम्नवत है। नंबर 1 प्रधान अध्यक्ष होता है। नंबर 2 प्रधानाध्यापक, सदस्य सचिव। नंबर 3 है 3 अभिभावक। इसमें से एक सदस्य महिला होना आवश्यक माना जाता है। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति नियमित करता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य अकादमिक कार्य। ग्राम शिक्षा समिति के अकादमिक कार्य निम्नलिखित हैं। ये पहला है फर्स्ट है विद्यालयों को समुदाय से जोड़ने में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 2 है गाँव के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गाँव के लोग को प्रेरित करना। नंबर 3 है विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं संप्राप्ति को प्राप्त करने में। नंबर 4 है घर घर का सर्वेक्षण करना। नंबर 5 है पिछड़े वर्ग के विकलांग बालक बालिकाओं का नामांकन करना। बी है विद्यालय संरचना संबंधी कार्य। विद्यालय संबंधी संरचना कार्य। ग्राम समिति के ग्राम शिक्षा समिति के विद्यालय संरचना संबंधी निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है
भौतिक भौतिक संसाधन जुटाने में। नंबर दूसरा है भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कराना, भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कराना। नंबर 3 है शौचालय बनवाना तथा हैंडपंप लगवाना। सी में है हेडिंग सी, वितरित कार्य। ग्राम समिति के वितरित कार्य निम्नवत हैं। पहला है वितरित संसाधनों जुटाने एवं सदुपयोग के लिए। नंबर 2 पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोस्टाहार, छात्रवृत्ति वितरण के लिए। नंबर 3 है अनुदानों के व्यय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के बारे में बताएं। उत्तर है हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। उत्तर है 29 जुलाई सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एजुकेशन पब्लिश सन 2020 NEP सन 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व वर्ष सन 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली तथा वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। जून सन 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति संगठित की थी, जिसमें मई सन 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 महत्वपूर्ण तथ्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस नीति को सन 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दी थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं तथ्य को। पहला पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है शिक्षा पर कुल GDP का 6% का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब स्कूली शिक्षा के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 10+2 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब 5+3+4 का पैटर्न निर्धारित किया गया। कौन सा? पहले था 10+2 पैटर्न पहले था, उसके स्थान पर अब 5+3+4 पैटर्न निर्धारित किया गया है। दूसरा पॉइंट है 5 वर्ष के पहले चरण में 3 वर्ष आंगनबाड़ी या प्री स्कूल की और 2 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ाई होगी। तीसरा पॉइंट है इसके पश्चात तीसरे से 5वीं कक्षा, 6ठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर रहेंगे। पहले क्या होता था? पहले बच्चों को फर्स्ट से ही उनका एडमिशन होता था। प्री प्राइमरी या आंगनबाड़ी वाला ये नहीं चलता था। उसके बाद आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, अब जो है पहले प्री स्कूल में, प्री प्राइमरी, फिर नर्सरी, उसके बाद बच्चा जो है LKG, ऐसे करके फिर बच्चा फर्स्ट में आता है। 4 देखते हैं। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी। कक्षा 9 से विषय का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। 9th क्लास में प्रोजेक्ट और विषय का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। विषय जब बच्चा कक्षा 8 तक होता है तो उसके पास जो सब्जेक्ट चल रहे होते हैं वही होते हैं, और कक्षा 9 से बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट स्वयं चुनता है कि वो आर्ट साइड लेगा या साइंस साइड लेगा या कॉमर्स लेगा। तो वो उसे 9th से वो अपने सब्जेक्टों का विकल्प स्वयं चुनता है, उसे अवसर दिया जाता है। 5 को देखते हैं। पॉइंट 5, कक्षा 6-8 तक के बच्चे वर्ष में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। जैसे कि अब जो है कक्षा 6 और 8 के बच्चे वर्ष में 10 दिन बिना बैग के जाएंगे। इस दौरान स्थानीय कारोबारी एवं और शिल्पकारों के पास जाकर इंटर्नशिप उनकी कराई जाएगी, जिसे वह कारोबार करना और
शिल्पकारी या कारीगरता होती है वह सीख सकें, शिल्पकारी कार्य सीख सकें। छठा पॉइंट है स्कूलों की गुणवत्ता। छठा पॉइंट है स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टडीज अथॉरिटी SSA संगठित की जाएगी। पॉइंट 7 है राज्य की विशेषताओं और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। सभी स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर फोकस रहेगा। बस्ते का बोझ कम रखा जाए। पॉइंट 8 है नई नीति के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षा जैसे शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुस्तकों को पढ़ाने का चलन बढ़ाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों को योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI की सहायता से किया जाएगा और समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। पॉइंट 9 है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होगा, जिसमें 3 विधि से मूल्यांकन होगा, जिसमें एक मूल्यांकन स्वयं बच्चे द्वारा, दूसरा मूल्यांकन उसके सहपाठी द्वारा, तीसरा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। उच्च शिक्षा के पॉइंट देखते हैं। पहला है विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जाएगा। पॉइंट 2 है उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्थान के तौर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। थर्ड है पॉइंट मेडिकल लॉ के आर्किटेक्चर को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग एजुकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया HECI का संगठन होगा। अगला पॉइंट है सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर एक ही तरह के नियम और मानक लागू होंगे। अगला है पॉइंट सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। अगला है पॉइंट अंडर एजुकेटेड डिग्री की कई एजुकेट ऑप्शन और इस अवधि के भीतर उचित प्रमाणिक के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पॉइंट है कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। अगला पॉइंट है स्कूल और उच्च शिक्षा में संस्कृति का विकल्प मिलेगा। सेकेंडरी लेवल पर कोरियाई, स्पेनिश, तुर्कगाली, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और रूसी आदि विदेशी भाषाओं से चुनने का भी अवसर होगा। अगला पॉइंट है सभी राज्य जिलों को डी टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कला, कैरियर और खेल के संबंधित गतिविधियां होंगी। अगला पॉइंट है छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का लेखा जोखा रखने को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अगला है शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स क्या है? उदाहरण सही समझाइए। उत्तर है शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु सेवारत शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स प्रशिक्षण के पूर्व
विकसित किए जाते हैं जो प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की सहायता से किसी भी प्रशिक्षण को आसानी से पूर्ण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल्स इस प्रकार हैं। सबल सेवारत शिक्षकों के लिए बनाया गया है प्रशिक्षण मॉड्यूल है। सबल के 2 भाग हैं। पहला है ए है सबल विचार पत्रक, बी है सबल गतिविधि बैंक। ए में देखते हैं सबल विचार पत्रक। इस पत्रक में परीक्षा, मूल्यांकन आदि के विषय में विवरण दिया गया है, जैसे परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षा के से बच्चों को भय क्यों लगता है। बी है सबल गतिविधि बैंक। इसमें विभिन्न गतिविधियों को संकलित किया गया है। इस मॉड्यूल में कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विषयों की विषय सामग्री के शिक्षण के संदर्भ में गतिविधियां दी गई हैं। दूसरा है पहल। यह भी महत्वपूर्ण। यह संदर्शिका प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं के हेतु उपयोगी है। इस संदर्शनिका में विद्यालय का प्रबंधन, वितरित संसाधनों का प्रबंधन, शैक्षिक गुणवत्ता एवं संप्राप्ति, ब्रिज कोर्स, विकल्प शिक्षा आदि के विषय में विस्तार से दिया गया है। तीसरा है साधन प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों हेतु है। इस मॉड्यूल में प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विकसित शिक्षक संदर्शिकाओं के विषय में विस्तार से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु गठित हर्टर आयोग का योगदान बताएं। हर्टर का आयोग, उत्तर है हेडिंग थी हर्टर का आयोग। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हर्ट थे तथा इनके नाम से ही इस आयोग को हर्ट आयोग अथवा हर्ट कमीशन के नाम से जाना जाता है। हर्टर आयोग के सुझाव व सिफारिशें हर्टर आयोग के प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसके प्रत्येक भाग जैसे पाठ्य विषय, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में जो सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए वे अग्रगत हैं। पहला है सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना है। थर्ड है प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए और आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों के प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाया जाए। 5 है प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन का पूर्ण दायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं। बाल अधिकार तथा राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों को घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। बाल अधिकार संबंधी बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों को जन्म के पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार। दूसरा है बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं करना। तीसरा है बच्चों के अपहरण, क्रय, विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। चौथा है बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। पाँचवा है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। छठा है बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना। हेडिंग है राष्ट्रीय बाल नीति। भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों को पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्णय करने हेतु नियम
उपाय किए गए। पहला है, राज्य को 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। दूसरा है, बालकों को उनके माता पिता से अलग ना रखा जाए जब तक वह जीवन यापन करने में सक्षम ना हो। तीसरा है, थर्ड है, प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने हेतु राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। चौथा, राज्य को मादक पदार्थों का सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया। अथवा संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2015 के बैक पेपर में आया। उत्तर है, हेडिंग है, संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं। पहली है, रुचि का अभाव। यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में से किसी में भी रुचि का अभाव हो तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से नहीं पूरी होगी। दूसरा, संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाए तो कार्य अब बाधा गति से नहीं चलेगा। अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। तीसरा है, संप्रेषण सामग्री की कमी। यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। नंबर 4 है, भाषा की कमी। नंबर 4 है, भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो सभी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। नंबर 5 है, वातावरण संबंधी कमियां। यदि वातावरण में प्रतिकूलता है, जैसे अधिक गर्मी, ठंड, बरसात आदि, तूफान आदि, तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षा सूत्र के बारे में बताएं। इसके उत्तर है, इसके अंतर्गत जो भी पूर्व ज्ञान के रूप में पहले से बच्चे जानते हैं, उसका आधार बनकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते हैं। इस प्रकार से शिक्षण कार्य करने से बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं। उदाहरण, यदि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना है तो पहले उसे अक्षर ज्ञान ABCD का ज्ञान सिखाएं, फिर उस शब्द ज्ञान के आधार पर एप्पल, मैंगो, कैट आदि सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि को समझाइए। उत्तर है, संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले इस तथ्यों को एकत्र करते हैं कि जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि में हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को विभक्त कर लेते हैं, फिर एक समस्या का समाधान करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया। अथवा खेल विधि पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण प्रविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, खेल विधि पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, डाल्टन योजना। हेडिंग है, डाल्टन योजना। इस विधि के जन्मदाता हेलन पार्कर हार्ट हैं। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। नंबर 2 है, मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति की जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षण की नवीन विधाओं के अंतर्गत वार्तालाप प्रणाली से आप क्या समझते हैं? हेडिंग है, उत्तर है, हेडिंग वार्तालाप प्रणाली से आशय। देखते हैं, वार्तालाप प्रणाली से शिक्षण कार्य प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों हेतु उपयोगी है, परंतु छोटी आयु के बच्चों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वार्तालाप प्रणाली में निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1 है, बच्चों के बीच में सहज एवं सामान्य वातावरण बनाना, जिससे वे अपनी
बात को कहने में संकोच ना करें। नंबर 2 है बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षक जब शिक्षण कार्य कराता है तो वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से TLM का प्रयोग करके बालकों में दक्षताओं का विकास करता है। दक्षता आधारित शिक्षण का अभिप्राय छात्रों की दक्षता पर न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता सुनिश्चित किया जा सके। गणित में बालकों की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु बालकों को निम्न बातें बताना चाहिए। पहली है संख्याओं की धारणा। दूसरा सेकेंड है संख्याओं की पहचान। थर्ड है संख्याओं का लिखना। फोर है संख्याओं को लिखने का सही क्रम। भाषा की दक्षता इस प्रकार है। दक्षता मीन्स किसी भी चीज़ को उसकी कैपेसिटी कह सकते हैं, या किसी चीज़ को प्राप्त करना या उसके बच्चों की कैपेसिटी बढ़ाना। भाषा की दक्षता इस प्रकार है। ए है सुनना, बी है बोलना, सी है पढ़ना, डी है लिखना। जब तक बच्चे को वह सुन नहीं पाएगा तब वह कोई भी चीज़ बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। ये बच्चों की भाषा की दक्षताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं शिक्षण विधि में प्रयुक्त कहानी या कथा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? हेडिंग है कहानियाँ या कथा प्रणाली से आश्रय। उत्तर देख हेडिंग है कहानी प्रणाली प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहानी से बच्चों को विषय सामग्री सरल एवं रुचिकर लगती है। कहानी प्रणाली से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी प्रणाली का महत्व निम्नवत है। पहला है बच्चों को सीखने एवं पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 2 है बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया। अथवा कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है संप्रेषण स्रोत, दूसरा है संप्रेषण सामग्री, तीसरा है संप्रेषण माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ताओं की गुणवत्ता, पांचवा है वर्णन जन्य परिस्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? शिक्षण में इन उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन सन 2016, सन 2018, सन 2017 में पूछा गया। बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 में आया है बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा पद्धति का जन्म हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में 1 या 2 शिक्षक हैं। सन 1986 में हुए सर्वे के अनुसार 2870 प्राथमिक विद्यालयों में 1 शिक्षक तथा 32% प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक नियुक्त थे। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है तथा उनके व्यवहार की मंद गति का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार से भी बालक भी विभिन्न घटनाओं का पता लगा सकता है। इसके लिए शिक्षक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी। ताकि वह उसे खुलकर बात कर सके। बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं। पहली है अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाना। बहुकक्षा शिक्षा का मतलब है पहले कि आज भी जो है कई ऐसी जगह कई हैं प्राथमिक विद्यालय जिसमें केवल 1 या 2 टीचर होते हैं और कक्षाएं वह जो है 1-2 टीचर होते हैं और वही सारी कक्षाएं देखते हैं, जिससे
जिससे शिक्षा सही से शिक्षण नहीं हो पाता है और उसमें अध्यापकों के ऊपर कार्य का भार अधिक बढ़ जाता है। नंबर 2 है शिक्षकों को बहुत अच्छा शिक्षण के लिए प्रशिक्षण न देना। शिक्षकों को बहुत अच्छा का शिक्षण के लिए प्रशिक्षण ना देना। तीसरा है शिक्षक द्वारा सभी विषयों पर समान ध्यान ना दे पाना। जब बहुत सारी कक्षाएं होती हैं तो शिक्षक जो विषय होते हैं उन पर समान रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। चौथा है कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहना। जब सारे टीचर एक टीचर सारे क्लासों को देखता है तो एक जिस क्लास में वो बैठा होता है वहाँ तो अनुशासन होता है और क्लासों में अनुशासन नहीं रह पाता है। पाँचवा है छात्रों को समझने में सफल ना हो पाना। छठा है छात्रों को समझने में सफल ना हो पाना। सातवां है शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षक एक क्लास में एक मॉनिटर बना देता है और उसी पर वही जो मॉनिटर होता है जो क्लास में पढ़ने में तेज बचा होता है उसे मॉनिटर बना देते हैं और मॉनिटर जो है वो बच्चों के होमवर्क देखता है, इमला वगैरह बोलता है और भी कई ऐसे कार्य होते हैं वो मॉनिटर करता है। तो टीचर मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। आठवां है शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। जब बहुत सारी एक टीचर बहुत कक्षाएं देखता है तो वो उसमें बहुत सारे बच्चे जो उपस्थित होते हैं वो उन्हें समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। पुनर्बलन का तात्पर्य स्किनर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। अध्यापक द्वारा विद्यालयी कक्षा में छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, बच्चे को अपना सिर हिलाकर प्रोत्साहित करना, बच्चे को शाब्दिक पुनर्बलन देना आदि पुनर्बलन बाह्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के पश्चात किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर शिक्षक के बोलने की प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। हेडिंग है शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व? शिक्षण में पुनर्बलन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। पहला है शिक्षण के प्रशंसात्मक शब्दों को प्रयोग करने से छात्र अपने को गौरवान्वित मानते हैं, शिक्षण कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे पुनर्बलन का छात्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे वे प्रोत्साहित होते हैं। नंबर 2 है पुनर्बलन का संबंध छात्र के कक्षागत क्रियाकलापों से सीधा होता है। उन्हें पुनः प्रेरित करने की शिक्षक को कोई आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है सकारात्मक पुनर्बलन से अध्यापक एवं छात्र के मध्य मैत्री का भाव का विकास होता है। 4 है शिक्षक का छात्रों को आशा भरी दृष्टि से देखना, प्रसन्न भाव, विभक्ति जैसे सकारात्मक संकेतों के प्रयोग से छात्र उत्साहित होते हैं जिसका शिक्षण में विशेष महत्व है। 5 है पुनर्बलन से छात्र में शिक्षण के प्रति विशेष उत्साह जागृत होता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं। कार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर है संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ग के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है कि और यह एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक भी माना जाता है कि सभी शिक्षित हों। नंबर 40 का देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की किन्हीं तीन विशेषताओं को बताइए। उत्तर है हेडिंग है मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं। पहली है इस विधि में शिक्षा की वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया है। मरिया मॉन्टेसरी ने शिक्षण अनुभवों तथा प्रयोग के आधार पर पद्धति का निर्माण किया है। नंबर 2 है इनका मानना था कि लिखना एवं पढ़ना सीखने की पद्धतियाँ बिल्कुल नई हैं। उन्होंने पहली बार लिखना सीखने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया। थर्ड है मॉन्टेसरी द्वारा अनुमोदित ज्ञानेंद्रीय शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल है।
क्वेश्चन नंबर 41 का है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रयुक्त अभिनय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अभिनय प्रणाली से आश्रय, हेडिंग है अभिनय प्रणाली से आश्रय। उत्तर है, अभिनय प्रणाली को नाटक प्रणाली भी कहते हैं। अभिनय का अर्थ किसी कहानी या नाटक के पात्रों एवं उनके क्रियाकलापों को शरीर की गतियों से प्रकट करना। अभिनय प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला है बच्चों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कराना। दूसरा है बच्चों में धारा प्रवाह बोल सकने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रयुक्त प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? हेडिंग है प्रदर्शन विधि श्रेय आश्रय। देखते हैं उत्तर देखते हैं। प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु उपयोग होती है। विज्ञान विषय मुख्य रूप से प्रयोग पर आधारित होता है, जिनका संपादन प्रयोगशाला में संभव है। अतः विज्ञान विषय हेतु प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है।